जो सिस्टम है उसमें 31 दिसंबर 2027 तक उन्होंने सारे बैंकों को ये कहा है कि वो अपने आप को कन्वर्ट करेंगे टू इस्लामिक बैंकिंग। चाइना का देखा है तो अब तो वो थम कर दे तो आपकी पेमेंट उसी वक्त डिटेक्ट हो रही है, तो ये भी ऑप्शन मुझे लगता है कि थोड़े दिनों के अंदर आ जाएगा या आ चुका है। कुरान में साफ साफ अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो लोग सूद का लेन देन करते हैं वो अल्लाह और उसके रसूल से जहाद कर रहे होते हैं। अभी आपने बैंक की बात की, इसमें हमारे बहुत सारे बैंक चले गए, बैंक क्यों बंद होते जा रहे हैं? क्या लोग इस्लामिक की तरफ आ रहे हैं? यानी कि पहले आपने एक आदमी को 50 रुपए दिए, आपने देखा यार इसने सही यूज किया उसको, फिर आपका 100 रुपए ले लो, फिर 150 ले लो, बजाय के डायरेक्टली आपने उसको 1000 रुपए का नोट दे दिया। लेकिन इस्लामिक बैंकिंग क्या क्रेडिट कार्ड नहीं देता? फिर फ्यूचर जो है वो यही है, विच इज डिजिटल पेमेंट्स एंड ये फ्यूचर है पाकिस्तान का। लोग नॉर्मली लोन लेते हुए क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से रिजेक्ट होता है? अगर वो अपने आप को ट्रांसफॉर्मेट नहीं करें, डिजिटलाइज ना करें, तो डिजिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ साथ में जो ब्रांचेस का फुटप्रिंट है इंपॉर्टेंस है वो भी पाकिस्तान से खत्म नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम जुल्फ़िकार भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम तहसीन, आई एम परफेक्टली फाइन and thank you very much today for inviting me in your STEAM podcast. नहीं, इंशाल्लाह अच्छी भी जाएगी। बड़े सवाल हैं मैंने जब आपकी प्रोफाइल देखी तो बड़ा क्यूरियस था कि कोई बैंकिंग सेक्टर की शायद मेरी पहली पॉडकास्ट, अभी तक मैंने बैंकिंग सेक्टर में की नहीं है, मेरे पास कोई ऐसा नहीं आया बंदा, और जिसमें आपका स्पेशली जो मैंने एक्सपीरियंस देखा कंज्यूमर से रिलेटेड, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। पहले मैं चाहता हूँ लोगों को कि आपकी थोड़ी जर्नी पता चले, कैसे कैरियर बैंकिंग सेक्टर सबसे पहले मेरे इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि मुझे सवाल ये है कि हमारे दौर में आज से 20 साल पहले मैं सवाल आपसे कर ले तो यार ये हराम होता है बैंकिंग का सेक्टर, को इस तरह के चैलेंजेस रहते हैं। मैं एग्जैक्टली सवाल नहीं करता, आप मेरा पॉइंट समझ गए ना? है ना? तो आपने क्यों कैरियर सेलेक्ट किया एंड देन इतना टाइम आपने लगा दिया, माशाल्लाह से 20-30 साल का एक्सपीरियंस आपको होने को आ रहा है, एंड देन व्हाई डिड यू सिलेक्ट? पहले तो ये कि क्यों, और थोड़ा सा जर्नी भी बताएं। ओके तहसीन, मैंने अपना MBA कंप्लीट किया 1999 में, एंड इनिशियली आई वेंट टू लेक्सन ग्रुप ऑफ कंपनीज, जो मेरी पहली जॉब मैंने की, और वो मैंने की थोड़ी देर अरसे के लिए मैंने काम किया विद सुल्तान साहब डायरेक्टली, एंड उसके अंदर मेरा काम ये था कि मैं एक रिसर्च रिपोर्ट लिख रहा था। ये जो आज आप देखते हैं ना इंटरनेट घर घर आ रहे हैं, ये जो सेट ऑफ बॉक्स है इसके ऊपर, बट 3-4 महीने के बाद मैं थोड़ा सा ना वो हो गया कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, एंड आई आस्क्ड वन ऑफ माय फ्रेंड के यार लेट मी कोई जॉब अगर हो तो मुझे बताना। तो उसने एक रात मुझे कॉल किया, उसने कहा एक इंटरव्यू है आपका, देयर इज अ बैंक बाय द नेम ऑफ ABN AMRO। तो अभी एग्जिस्ट करता है? नहीं, अब नहीं करता, ये 2006 में ख़त्म हो गया। सो इट वाज अर्ली 2000 की बात कर रहा हूँ मैं, कि उन्होंने मुझसे बोला, मैंने कहा अच्छा ठीक है यार मैं तैयार हूँ जी, आ जाएं बताएं। एंड शुरू में एक बंदा जो बैंकिंग से बड़ा दूर हो, उसको बैंकिंग का कभी एक्सपोजर ना हो, एंड जब मैंने ABN AMRO गया अपने इंटरव्यूज़ दिए तो मुझे बड़ा तजस्सुस हुआ उसके एनवायरनमेंट को देख के, उस बैंक को देख के, वहाँ के लोगों को देख के, काम काज को देख के, एंड बीइंग पाकिस्तानी, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर हर चीज़, और मल्टी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे हर चीज़ सिस्टमेटिकली चल रही है, हर चीज़ खूबसूरत लग रही है, तो उसने बड़ा खींचा मुझे, एंड आई स्टार्टेड माई करियर इन ABN एज अ BDO। ये डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, इनिशियल जॉब होती है, और अक्सर ज़्यादातर बैंकर्स जो हैं वो अपनी करियर यहीं से स्टार्ट करते हैं। सो इन द बिगिनिंग, शुरू के 1-2 हफ्तों में मैं थोड़ा बड़ा परेशान हुआ कि यार ये काम बड़ा मुश्किल है, ये कंज्यूमर करना, लेंडिंग करना, लोगों तक जाना, उनको बताना, बट इनिशियली आई स्टार्ट एंजॉयिंग इट, दैट कि यार इससे मैं लोगों से मिलना, मुझे तजस्सुस था नए लोगों से मिलना, तो मैं रोज़ नए लोगों से मिलता था, रोज़ कोई 10-12 लोगों से मिल रहा हूँ, बहुत मज़ा भी आता है ना? हाँ जी, नए लोगों से मिल रहे हैं, नई जगहों पे जा रहे हैं, और सुबह ऑफिस ज़रूर आते थे, डिसिप्लिन भी थे। सो 2000, जैसे मैंने बताया कि 2000 में मैंने अपना करियर स्टार्ट किया बैंकिंग में, एंड आई एम अ रैंकर। एंड आप बोलेंगे यार ये रैंकर क्या चीज़ है? रैंकर एक आर्मी की टर्मिनोलॉजी है, यानी कि एक हवलदार से एक आप ब्रिगेडियर बनना। अगर आज आप मुझे देखें तो मैं BDO से आज एक स्टीम बैंक इस्लामी का ग्रुप हेड हूँ, एंड ये तकरीबन 25 साल का एक्सपीरियंस है, दिन रात की मेहनत है, जहाँ आज मैं सो गेटिंग बैक ABN में मैं तकरीबन कुछ 14 महीने मैंने सेल्स की, डायरेक्ट सेल्स की, एंड टफ टाइम था उस वक्त कंज्यूमर BTF सोल्यूशन करना बड़ा मुश्किल होता था। लोग कहते थे यार ये क्या चीज़ें हैं, वो मुझे आइडिया है, उस वक्त इंटरनेट नहीं था, लोगों को तो बैंकिंग पता नहीं था, कुछ पता, एंड लोग बोलते कहीं बेवकूफ़ बना के तो नहीं जा रहा मैं, एंड उसके वो एक्सपीरियंस इतना मेरा ज़बरदस्त रहा कि उन 14 महीनों में 12 महीने कंट्री का टॉप परफॉर्मर रहा, एंड उस परफॉर्मेंस को देखते बैंक ने मुझे
परमानेंट जॉब ऑफर कर दी। सो द कॉन्ट्रैक्ट जॉब अर्लियर, जब परमानेंट हुआ तो उस ज़माने में परमानेंट होना तो ऐसी नहीं एक बहुत बड़ी बात होती थी। एंड परमानेंट हो गए, घर में सब खुश, शादी भी हो गई, जी में शादी हो गई थी। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। तो परमानेंट हो गए, सब खुश, दुनिया बड़ी खुश मेरी। एंड अक्सर लोग जब परमानेंट होते हैं तो वो शायद अपनी पटरी से उतर जाते हैं, बट मैंने शायद अपनी ज़िंदगी में जिम्मेदारी और समझी कि यार अब मेरा जर्नी और मुश्किल हो गई है। एंड आई स्टार्टेड वर्किंग मोर हार्ड एंड फिर उन्होंने टीम लीडर बना दिया मुझे। एंड 6 महीने की मेरी परफॉर्मेंस देखते हुए बैंक ने मुझे एक बहुत बड़ा, उस ज़माने में मेरी ज़िंदगी में शायद अलग का करम था, मुझे उन्होंने रीजनल हेड की ऑफ़र की फॉर इस्लामाबाद। सो मुझे अपना घर बार छोड़ के इस्लामाबाद जाना पड़ा अपनी फैमिली को लेके। इनिशियल बहुत मुश्किल पीरियड था मेरा, लेकिन वो 4.5 साल मैंने वहाँ से गुजारे। और वो एक्सपीरियंस लेके जब मैं वापस आया कराची में तो मुझे उस वक्त एक और बैंक ने ऑफ़र किया। उस वक्त NIB आया था एक बैंक, NIB ने मुझे ऑफ़र किया एज देयर कंट्री हेड फॉर देयर पर्सनल लोन्स। सो आई सेट अप देयर पर्सनल लोन डिपार्टमेंट एट NIB अगेन। उन 4.5 साल जो मैंने काम किया NIB में, अर्ली मैंने ABN में एंड देन NIB में, तो कंज्यूमर की बुक को सेटअप करना, बुक को चलाना, देन ब्रांच बैंकिंग में भी सीखना एंड उनकी लाइव बैंकिंग को हेड करना। वो एक अलग नीश प्रोडक्ट था उनका, यानी कि एक ही ब्रांच से आप लोन्स भी देते थे, कंज्यूमर लैंडिंग भी करते थे, आप पैसे लेकर भी आते थे, रिकवरी भी करते थे और क्रेडिट रिस्क भी साइन कर रहे होते थे। यानी चारों आइटम जो ना एक ही ब्रांच में हो रहा था आपका। उस वक्त इंटरनेट इन्वॉल्व नहीं था ना, तो इस वजह से तो सारी चीजें एक ही साथ चलती थी। तो वो एक नीश प्रोडक्ट था उस बैंक का एंड उससे मुझे बड़ा एक्सपीरियंस दिया। NIB में काम करने के बाद अर्ली ज़िंदगी में इंसान अपनी गलतियों से सीखता भी है। कामयाबी बहुत जल्दी मिल गई मुझे, बहुत अच्छी हो गई। ये बात है 2010 की, व्हेन समहाउ बैंक ने डिसाइड किया कि वो वॉलंटरी सेपरेशन एक दे रहे हैं जहाँ पैसे देके आप अपनी नौकरी छोड़ सकते हैं। तो हमें उस ज़माने में पैसा बहुत बड़ा अजीज़ लगा, यार पैसा तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़, पैसा मिल रहा है यार, तो सेपरेशन ले लेते हैं और पैसे मिल जाएंगे। उस ज़माने में मुझे कोई 4.2 मिलियन रुपीज़ मिला, 42 लाख रुपए। तो मेरी पहली सोच ये थी यार ये घर मेरा अपना हो जाएगा। एंड मेरे बहुत से दोस्तों ने मना किया, यार तुम बेवकूफ़ इंसान हो, आप गलती ना करो ये वाली। एंड ये बहुत अर्ली स्टेज में अपनी ज़िंदगी में तुम ये कर रहे हो, ये तो उनके लिए होता है जो रिटायरमेंट के करीब होते हैं। मेरे HR हेड ने मना किया, बट समहाउ एक होता है ना जब आप ताकत में होते हैं तो आपको एक ताकत का एक जोम होता है अपने ऊपर कि यार मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एंड आई टुक दैट डिसीजन, अ ब्लंट डिसीजन। सब ने मना किया लेकिन मैंने डिसीजन लिया कि घर मेरा हो जाएगा। अच्छा, डिसीजन तो मैंने ले लिया, पैसे भी मुझे मिल गए, लेकिन उसके बाद हुआ ये तहसीन कि मुझे ना 2-3 महीने नौकरी नहीं मिली है। दैट वाज अ पीरियड कि मुझे अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा जॉल्ट लगा अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस का, कि आप कोई भी फैसला करने से पहले 10 दफ़ा सोचना चाहिए, चाहे आप जितने कामयाब इंसान हो। आपकी छोटी गलती भी आपको बहुत पीछे धकेल देती है। एंड दैट हैपेंड विद मी। 2011 जब मैंने डिसीजन लिया, मैं तकरीबन 3 महीने बैठा रहा, मुझे कोई पैसों की जरूरत नहीं पड़ी। पैसा तो था मेरे पास, उस जमाने के लिहाज से बड़ा पैसा था, फ्यूचर तो दिख रहा था कि मसला हो रहा है कुछ। हाँ। देन आई वेंट टू फैसल बैंक एंड मैंने बहुत सारे बैंकों में इंटरव्यू दिया। फैसल बैंक ने उस ज़माने में मुझे अपॉर्चुनिटी कि आप हमारी लाइबिलिटी बिजनेस को चलाएं, लाइबिलिटी आर्म को। एंड और उस शर्त पे नौकरी मिली कि मुझे जो प्रीवियस नौकरी थी उससे कोई 30% कम सैलरी और एक ग्रेड नीचे ऑफर हुआ। एंड आई टुक दैट। मैंने कहा गलती मैंने की थी, नाउ आई विल टेक दैट चैलेंज ऑल्सो। तहसीन फैसल बैंक में रहते हुए मैंने उनका डिवीज़न को बड़ा अच्छा चलाया, लाइबिलिटीज़ को। उसके बाद आई वेंट टू फैसल के बाद मैं बुर्ज बैंक गया इस्लामिक टेस्ट लेने के लिए, बट मुझे कुछ समझ नहीं आया इनिशियली बुर्ज बैंक। एंड देन उसके बाद मैं JS बैंक में मुंसलिक हो गया। एंड JS बैंक में मैंने उनके 2 से 3 डिपार्टमेंट्स को फ्रॉम स्क्रैच चलाया, सही किया। दैट वाज कंज्यूमर, जहाँ ऑटो बिजनेस था, जहाँ मोर्गेज बिजनेस था। वो मेरी लर्निंग बहुत ज़बरदस्त रही। कुछ 4 साल काम करने के बाद समहाउ हमारे बैंक के अंदर ऐसा हुआ कि कुछ डिसरप्शन आ गई। एंड मुझे उस वक्त सुनहरी बैंक से एक ऑफ़र आई एंड वेंट टू सुनहरी बैंक। और मैं वहाँ पे 2 साल काम किया सुनहरी बैंक में। आई वाज लुकिंग आफ्टर देयर कंज्यूमर बिजनेस, आई वाज हेड ऑफ मार्केटिंग एज वेल एज द प्रोडक्ट। कोई 2 साल सुनहरी बैंक में काम किया। सुनहरी बैंक एक ख़ुद अपनी जगह अच्छा एक बैंक है।
लेकिन समहाउ जेएस बैंक से मेरी जड़ें इतनी मजबूत हो गई थी कि मुझे दोबारा से जब उन्होंने कहा कि हमारे साथ काम कर लें तो मैंने कहा ठीक है, मैंने जेएस बैंक दोबारा आया एंड दिस टाइम आई हेडेड देयर रिकवरी एंड कलेक्शंस। तो ये एक पीस था जो मेरी ज़िंदगी में मिस था कि यार आपने लैंडिंग कर दी, पैसा दे दिया, पैसा ले भी आए, अब ये जो आपने लोन दिए हैं ये वापस कैसे लेंगे लोगों से। सो उसको साइकिल को पूरा किया थैंक्स टू एट दैट टाइम जेएस में मुझे बासित शमसी साहब हमारे प्रेसिडेंट होते थे, ही ऑफर्ड मी एंड ही गेव मी दैट चांस ऑफ लाइफ टाइम। वो अंडरस्टैंड किया साइकिल को अपनी एंड उसके बाद मैं तकरीबन कोई 4 साल जेएस में ही रहा और वहाँ पे मैंने हेड ऑफ रिटेल प्रोडक्ट की आखिरी मेरी जॉब थी, जहाँ पे मैं सारी प्रोडक्ट्स देखता था, सिर्फ ब्रांच बैंकिंग के अलावा जितनी लैंडिंग प्रोडक्ट्स थी उसको देखता था। देन उसके बाद बैंक इस्लामी मैं, क्योंकि बैंक इस्लामी और जेएस बैंक जो है वो एक ही ग्रुप का हिस्सा है, टेक्निकली जेएस ग्रुप का हिस्सा है। तो फॉर्चुनेटली मुझे अपने ही ग्रुप से कहा गया कि आप जो हैं बैंक इस्लामी में आए और यहाँ करें काम। यहाँ पे मुझे अब तकरीबन कोई 1 साल हो गया एंड इस 1 साल में आई एम हेडिंग देयर रिटेल बिजनेस। अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा पहला एक्सपीरियंस था इस्लामिक बैंकिंग का अपना, जो मैंने कहा कि कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन इस 12 महीनों में मुझे इस्लामिक बैंकिंग ने जो अपने कलर्स समझ आए हैं एंड आई थिंक अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी में मौका देता है अपने आप को कि सही राह पे डालता है आपको, ये इंसान समझता नहीं कभी कभार। एंड मेरे लिए बैंक इस्लामी इज़ नॉट ओनली रीज़न ऑफ जहाँ पे मैं आके तनख्वाह कमाता हूँ या काम करता हूँ, पैसे कमाता हूँ, मैं शायद समझता हूँ कि मैं जो हमारे इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट है, लोग हैं, मैं वहाँ पे बहुत एक बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहा हूँ और लोगों को इस्लामिक बैंकिंग की तरफ ला रहा हूँ। बिकॉज इस्लामिक बैंकिंग एक मेन एक कॉज है लाइफ का, अगर इंसान समझे। क्यों? क्योंकि कुरान में साफ साफ अल्लाह ताला ने फरमाया है कि आप जो लोग सूद लेन देन करते हैं वो अल्लाह और उसके रसूल से जहाद कर रहे होते हैं। हेयर जब आके इस आयत को समझा, यहाँ के मुफ्ती इकराम लोग के साथ बैठा, समझा चीज़ों को, सो आज मुझे अपने ऊपर बड़ा एक खुशी महसूस होती है जब हम हर महीने कोई नए 25 से 30 हज़ार कस्टमर लेके आ रहे होते हैं सिस्टम के अंदर। हम बैंक इस्लामी में इस वक्त माशाल्लाह से 540 ब्रांचें हैं हमारी और उसके अंदर महीने के हम कोई तकरीबन 25 से 30 हज़ार नए कस्टमर ला रहे होते हैं। तो ये हम 25 से 30 हज़ार कस्टमर कन्वेंशनल बैंकों से मोस्ट प्रॉब्ली ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ट करके इधर लेके आते हैं। सो ये एक ऐसा कॉज है जहाँ पर हम ना सिर्फ हमें मंथली रेम्यूनरेशन की सूरत में हमारी तनख्वाहें मिल रही हैं, बल्कि एक कॉज है जहाँ पर हमें सवाब भी मिल रहा है, यानी कि हम अल्लाह की तरफ से लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं कि वो एक कन्वेंशनल बैंकिंग से इस्लामिक बैंकिंग की तरफ आएँ। एंड जहाँ मैं समझता हूँ कि आपको सवाब भी मिल रहा है। एंड मैं तो इससे एक हद तक ज़्यादा सोचता हूँ, ये मुझे किसी ने बताया नहीं, ये मेरी अपनी सोच है, आई मे बी रॉन्ग, बट आप जब अल्लाह के लिए कोई काम कर रहे होते हैं और जहाँ पे जैसे अल्लाह ने ख़ुद फरमाया कुरान में कि जो लोग सूद का लेन देन कर रहे होते हैं वो गोया अल्लाह और रसूल से जंग कर रहे हैं, और जब हम लोगों को इस राह पे लेके आ रहे हैं तो यानी कि हम उस जहाद में हिस्सा ले रहे हैं। तो मेरा अपना पर्सपेक्टिव ये है कि तहसीन अगर खुदा न खास्ता ज़िंदगी में कभी इस नौकरी करते हुए अगर जान चली जाए किसी भी हालत में, अल्लाह भरा के कभी भी इंसान को बुला सकता है, तो एटलीस्ट हम ये कह सकते हैं कि मैंने आखिरी टाइम तक एक अच्छे कॉज के लिए काम किया और शायद शहादत का सबसे आखिरी दर्जा जो है, क्योंकि अब जहाद की बात हो रही है तो जहाद सिर्फ जंग में जाके लड़ना नहीं है, कलम के साथ भी आप जहाद कर सकते हैं। और एक कॉज जब आपके साथ इतना बेहतरीन कॉज है दैट इस्लामिक एंड जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी और हमारे जो सिस्टम है उसमें 2027 में दे 31 दिसंबर 2027 तक उन्होंने सारे बैंकों को ये कहा है कि वो अपने आप को कन्वर्ट करेंगे टू इस्लामिक बैंकिंग। सो वेरी प्रिविलेज्ड टू वर्क इन बैंक इस्लामी and really proud to be a member of Islamic Bank, जहाँ पे मैं लोगों की खिदमत भी कर रहा हूँ और बहुत सी चीज़ें लर्न भी कर रहा हूँ कि कैसे हम चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। और ऐसे अभी आपने बैंक की बात की, इसमें हमारे बहुत सारे बैंक चले गए, जिसमें मुझे याद पड़ता है सिटी बैंक चला गया, RBS था मेरा, उसमें अकाउंट थे। तो ये बैंक्स क्यों बंद होते जा रहे हैं? क्या लोग इस्लामिक की तरफ आ रहे हैं, मतलब इस्लामिक बैंकिंग कल्चर की तरफ आ रहे हैं? जो ये सिटी बैंक और ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक था, बहुत सारी ब्रांचेस से मैंने देखा तो 1 या 2 ब्रांचेस रह गई हैं। क्या वजूहत है कि या तो हमारा फाइनेंशियल इकोनॉमिक सिस्टम डाउन होता जा रहा है या कोई और वजूहत है? नहीं, देखिए
तहसीन, इसमें इस वक्त तो ये वाला कोई जो आपका सवाल है बड़ा आपने ज़बरदस्त सवाल किया है कि क्यों जा रहे हैं आपके मल्टीनेशनल बैंक। अच्छा, उसमें ऐसा है कि सिटी बैंक पाकिस्तान से गया नहीं है, काम कर रहा है। हाँ, एक क्या दे स्टैंडर्ड भी उसने अपनी जो वो कॉर्पोरेट एंटिटीज के साथ काम कर रहा है और वो ज़रूरी भी है। उस समय कंज्यूमर का जो आर्म है, जो रिटेल आर्म है, उसको उन्होंने बंद किया। उन्होंने अपना कार्ड दूसरे बैंकों को दे दिया और ब्रांचेस किसी और बैंकों को दे दी। बट आरबीएस जैसे आरबीएस की जाने की वजह कुछ और थी, सिटी बैंक की वजह कुछ और है, आरबीएस की कुछ और है। आरबीएस गया ड्यू टू इंटरनेशनली वो बिक गया, जैसे एबीएन बिका आगे एंड देन आरबीएस ने अपने आपको रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड ने अपने आप को आगे सेल आउट कर दिया, जिसकी वजह से उस जो मैनेजमेंट है उसने समझा कि पाकिस्तान या ऐसे 2-4 जो और मुल्क हैं वहाँ पे हमारे लिए प्रॉफिटिबिलिटी ज़्यादा नहीं है। मेनली बैंक तो काम कर रहे हैं सारे, डॉइचे बैंक ऑफ जर्मनी का है वो भी काम कर रहा है आपके साथ सिटी भी कर रहा है, आईसीबीसी चाइना का है वो भी काम कर रहा है, लेकिन सारे कॉर्पोरेट के एंटिटी पे काम कर रहे हैं, डिटेल में नहीं काम कर रहे। सो बैंक्स आर देयर, दे आर वर्किंग, लेकिन उन्होंने कंज्यूमर से अपने आप को हटा लिया। मेनली माइट बी द रीज़न ऑफ एनपीएल्स, शायद जो लॉसेस हैं कंज्यूमर के वो उनके बढ़ रहे थे एंड दे थॉट के उसकी वजह से स्टैंडर्ड चार्टर्ड इज देयर। स्टैंडर्ड चार्टर्ड पाकिस्तान का 8वां बड़ा बैंक है इस वक्त प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से, माशाल्लाह से दे आर डूइंग वेरी वेल। लेकिन यहाँ ब्रांचेस उन्होंने अपनी कम किए, उन्होंने डिजिटल की तरफ अपने आप को फोकस किया ज़्यादा एंड कंज्यूमर की तरफ उन्होंने फोकस किया है। उनकी अप्रोच डायरेक्ट सेल्स के ऊपर ज़्यादा है, बट बंद उन्होंने भी नहीं किया अपने आप को। उन्होंने अपनी ब्रांचेस के नेटवर्क को थोड़ा कम किया है, शायद वहाँ से कॉस्ट को कम किया है और बिजनेसेस को यहाँ से बढ़ा के बूम किया अपना। ये बैंकिंग सेक्टर ग्रोथ की तरफ है या डिक्लाइन है? और डिजिटल बैंकिंग की साइड पे ज़्यादा चला गया क्या है? कंज्यूमर बैंकिंग तो था पहले, वो सारी चीज़ें 1-to-1 होती थी, अब तो सारा का सारा डिजिटल साइड पे चला गया। तो ये कंज्यूमर बैंकिंग तो हमेशा से रहेगी, चाहे वो डिजिटल हो जाए या नहीं हो, क्योंकि 1-to-1 कंसल्टेंट चलता था सारा का सारा, मुझे भी याद पड़ता है। अब तो कोई, पहले मैं आपको 2 चीज़ें इसमें बड़ा क्लियर कर दूँ। बैंकिंग के 2 पिलर्स हैं, एक आपकी कॉर्पोरेट बैंकिंग है और एक आपकी रिटेल बैंकिंग है। रिटेल बैंकिंग के अंदर फिर आपके 2 बड़े पिलर्स आ जाते हैं, एक आपकी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है और दूसरा आपका है कंज्यूमर लेंडिंग, यानी एक जगह आप पैसा ला रहे हैं और एक जगह पैसा दे रहे हैं। ठीक है, सो कंज्यूमर लेंडिंग है, आपका पैसे दे रहे हैं आप, यानी लोगों को पैसा दे रहे हैं, लोन्स दे रहे हैं, आप फाइनेंसिंग सपोर्ट कर रहे हैं, और ब्रांच डिस्ट्रीब्यूशन जहां पर आप पैसा लेके आ रहे हैं। सो 1-to-1 बैंकिंग इज कंज्यूमर बैंकिंग इन होल या रिटेल बैंकिंग, वो हमेशा रहेगी, चाहे डिजिटल आ जाए चाहे एआई आ जाए, लेकिन कस्टमर जो है वो अपना टच बेस करेगा। और स्पेशली इन पाकिस्तान whereby people really want to वो अपने ब्रांच मैनेजर्स के साथ, अपने आरएम्स के साथ जो है ना हमेशा साथ रहना चाहते हैं। और मेरे ख्याल से जेनजी आइंदा 10 सालों के अंदर चेंजेस तो आ रही हैं, डिजिटल बहुत ज़रूरी इम्पैक्ट भी है। लेकिन अगर आप पैसे की बात बता रहे हैं, बैंकिंग जो है वो पिछले 3-4 साल में बहुत बूस्ट हुआ है, बहुत पैसे कमाए हैं बैंकों ने। उसके 2-4 रीज़न ये है कि आपका काइबोर क्योंकि डबल डिजिट में था, प्रॉफिटिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, स्टिल कंपटीशन इज़ देयर, बट वो बैंक जो मल्टीपल अपने आप को लेके चल रहे हैं, यानी कि सिर्फ फोकस उनका ब्रांच बैंकिंग नहीं था, वहाँ से प्रॉफिटिबिलिटी नहीं थी, उनके कंज्यूमर पे भी काम कर रहे थे, वो गवर्नमेंट की सब्सिडाइज लोन्स पे भी काम कर रहे थे। ये ऐसे सारे बैंक जो हैं इस वक्त पैसा बनाएंगे भी आगे और वो कामयाब भी रहेंगे। बट डिजिटल ये ज़रूरी है, ज़रूरत भी है। ऐसे पाकिस्तान में 5 लाइसेंस दिए हैं बैंकों को काम करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली अभी तक उन्होंने अपनी मसल्स दिखाए नहीं है। लेकिन अगर आप जेएस ग्रुप की बात करते तो हमारी जो डिजिटल आर्म है ज़िंदगी और बैंक इस्लामी का अपनी एक डिजिटल हमने ऐप जो है एक, दे आर डूइंग फैंटास्टिकली वेल, स्पेशली ज़िंदगी इज़ डूइंग वेरी वेल एंड इसके तकरीबन कोई 6.5 मिलियन से ऊपर कस्टमर हो गए, तो कस्टमर बेस बढ़ गया इनका। आइंदा 3-4 साल में बड़ा काम कर रहा है, तो डिजिटल पे काम हो रहा है। जो लोग 2090s में पैदा हुए हैं, लेट 90s एंड 2000 में स्पेशली, जो मिलियनर्स तो लेट आपके 90s, जो आपके जेनजी हैं, जेनजी 2000 वाले आ गए 2000 के बाद, ये अब चाहते यही है कि बैंकिंग उनको सारी डिजिटल पे मिले, फुटप्रिंट उनका डिजिटल पे हो, एंड जिसकी वजह से यस डिजिटल की तरफ बैंक जा रहे हैं तेजी से। और एज अ जेएस ग्रुप
हमारा अगर आप मोटिव देखें तो हम अपने आप को दोनों फुटप्रिंट पे ग्रो किया हमने, चाहे वो हमारी ब्रांच नेटवर्क है। अगर आप बैंक इस्लामी की बात करें, बैंक इस्लामी ने पिछले एक साल में 2024 में 100 ब्रांचों से अपने आप को ग्रो किया, और इस साल अगेन वो अपने आप को 60 ब्रांचों से हमारा जो प्लान है अपने आप को वो ग्रो करेगा। हाँ, जो आपने जेनजी की बात बताई है ना, वो मुझे आइडिया है कि वो चाहते हैं घर, लेकिन हमारा, मैं अभी भी जैसे मैं मिलेनियल्स में आता हूँ तो मैं बोलता यार बैंक मैनेजर को बोलता हूँ वो कर देगा भाई, मैं क्यों बिला वजह की ऐप खोलूँ। लेकिन कल मैं भी गया था एक जगह तो मुझे बोला ऑनलाइन पेमेंट कर दे, मैंने बोला यार ये कार्ड चार्ज कर लो ना। ये भी एक आएगा, इसको हम सवाल करते हैं इसके ऊपर कि क्या नया सिस्टम आ गया कि वो लोग इजी पैसों से पेमेंट करते हैं। बट आप अपनी बात को कंटिन्यू करें कि ये अब ब्रांचेस की जो बात कर रहे थे। देखिए तहसीन, मैंने जैसे आपने बिल्कुल अभी बिल्कुल आपने सही आपका सवाल है कि इसमें जेनजी जो के लोग हैं इस एज ग्रुप के, ये वाकई डिजिटल की तरफ देख रहे हैं, लेकिन जो उससे पहले के हैं, जो मिलियनर्स हैं उससे पहले, वो आज भी चाहते हैं कि यार वो ब्रांच जाएं, ब्रांच के साथ पीवी से मिले, मैनेजर को बोल दिया कर देगा यार। हाँ वो कर देगा, या वो कहते हैं यार हमारे सामने हो। अच्छा, अक्सर कुछ अर्से पहले तक ऐसा था कि लोग जो है वो अपने बिजली के बिल भी जो है ना वो पे नहीं करते थे थ्रू एटीएम या थ्रू ऐप। वो कहते थे यार ये पता नहीं पे हुआ नहीं हुआ, और आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो ऐप के जरिए पे नहीं करते, चाहे तो 1 सेकंड में पे कर सकते हैं, वही चार्जेस लगेंगे उनको, लेकिन वो जब तक अपना बैंक का ठप्पा नहीं देखते बिल के ऊपर, ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता, तो ट्रस्ट नहीं आता कि बिल पे हुआ नहीं हुआ, उनको भी सकून आता कि बिल पे हो गया, यार इसको फाइल में लगाओ। तो यस, इन पाकिस्तान ये दोनों चीज़ें साथ चल रही हैं, बट जो डिजिटल एज है वो, जैसे मैंने आपको बताया है ज़िंदगी के बारे में कि कस्टमर की ऑन बोर्डिंग बहुत तेज़ है इसके अंदर, एंड आपको मल्टीपल चीज़ें मिल जाती हैं, एंड उसके लिए लिटरेट होना भी एक बहुत ज़रूरी है। और हमारे यहाँ जो लिटरेसी का एक रेशो है वो थोड़ा नीचे आ गया भाई, वो मैं बता नहीं सकता हूँ। मैंने उस दिन देखा था, हम 55 पे थे, तो मैं भी कुछ रिक्रूटमेंट कर रहा था। मैंने कहा क्या हो गया कि अच्छे पढ़े लिखे, मैंने डाला लेवल, वो तो ऑलमोस्ट 10% नीचे आ गया, वो 45 या 46 पे आ गए। देखिए यानी पाकिस्तान में लिटरेसी उसको कहा जाता है जो अपना नाम लिख सकता हो और साइन कर सकता हो, ठीक है। वहाँ पे भी हम अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है बहुत नीचे आ रही है। ये सही डेटा है बिल्कुल। क्या पहले लोग तो बहुत अच्छा था हमारे पास, अभी मैं जब रिक्रूट करता था मैंने देखा ये डेटा क्यों खराब आ रहा है। देखिए मैंने जैसे बताना कि कोई भी चीज़ आपको एज हासिल करने के लिए पहले आपको लिटरेसी, कोई भी पाकिस्तान में किसी भी एंगल पे चले जाएं, नाम तो लिखना आना चाहिए। जब तक हम अपने लिटरेसी रेट को इम्प्रूव नहीं करेंगे, लोगों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, ऐप के बारे में बताएंगे नहीं, मैं जितनी अच्छी ऐप ले आऊँ, मैं जितना डिजिटल कर दूँ, मैं जितनी अच्छी बैंकिंग की नई सर्विसेज ले आऊँ, तो वो उतने ही लोग यूज करेंगे। आप सपोज क्रेडिट कार्ड है, अब अगर आप क्रेडिट कार्ड की बुक को उठा लें तो ये कस्टमर आपको पिछले एक अरसे दराज से एक ही नंबर पे नजर आ रहे होंगे, इर्द गिर्द थोड़ा 2 मिलियन के करीब ही आपके कस्टमर घूम रहे हैं। इससे ज़्यादा कस्टमर ही नहीं किसी के पास। किसी बड़े बैंक के पास चले जाएं, वो कहते हैं मैं बस 7 लाख कस्टमर है, सबसे बड़ा बैंक, वो क्रेडिट कार्ड भी यूज नहीं करता। और पाकिस्तान की आबादी जो है वो तो बहुत बड़ी है, और वो आता है लिटरेसी से कि जितना आप लिटरेट होंगे, जितना आपको पता होगा, आप उतने अच्छे आराम से इसको। अच्छा, वो भी एक हैबिट है कि लोग यूज भी नहीं करते, बहुत कम यूज कर रहे होते हैं। अगर रखा हुआ है उन्होंने बैकअप पे, लेकिन यूज करें तो फिर एकदम ही तबाह कर देते हैं। एक दफा यूज करके, और अगेन देखें दुनिया भर में क्या होता है कि एक कंज्यूमर साइकिल है पूरी। अब वो कंज्यूमर साइकिल क्या है तहसीन, कि आप ने अगर अपनी पहली नौकरी की, आपको सबसे पहले क्या ज़रूरत है, आपको सबसे पहले ज़रूरत है क्रेडिट कार्ड की, यानी आपके पास क्रेडिट कार्ड है। पहला अगर कंज्यूमर आप एसेट पे बात करें, वो आपको आपको हेल्प करता है समझने में कि यार क्रेडिट लेना है मैंने, यानी मेरे को एक लिमिट दे दी 50,000 की बैंक ने, ये मैं 50,000 यूज़ करूंगा और फिर इसको मंथली पे बैक करूंगा, तो आपको एक आदत बन जाती है आपको, और यहाँ से आप अवेयरनेस आती है। ये आता है तकरीबन आप हर आदमी को 23-24 साल की उम्र में नौकरी शुरू करते हैं, तो पहले आप प्रोडक्ट आपका क्रेडिट कार्ड आ गया। एंड जब ये शादी कर लेता है 27 साल और 30 साल के दरमियान में, जो पाकिस्तान में एक अमूमन एज चल रही है, तो फिर आपको जरूरत पड़ती है पर्सनल लोन की। शादी कर ली या बच्चे की पैदाइश हो गई तो पर्सनल लोन आपने ले लिया, एंड देन जब आपने ये 30-32 साल के हुए तो फिर आपने कहा यार अब मेरी मोटरसाइकिल बहुत हो गई मेरे साथ, अब मुझे लोन चाहिए गाड़ी की सूरत में। बिल्कुल ऐसे। एंड देन वो अब 32 से लेके 37 साल या 40 साल की उम्र तक वो गाड़ियाँ या गाड़ी का लोन लेता है। एंड उसके बाद जैसी वो 45 साल के ऊपर पहुँचता है तो कहता है यार मैं रेंटल के घर में रह के थक गया हूँ, अब मुझे घर चाहिए। तो वो 45 साल की उम्र से लेके
60 साल की उम्र तक के दरमियान वो घर का एक साइकिल चलता है। तो ये एक साइकिल है। डेटा आपका या इंटरनेशनल डेटा? इंटरनेशनल। अच्छा, इंटरनेशनल। आप कहीं भी देख लें, पाकिस्तान बेस पे ना? पाकिस्तान भी इसमें, यहाँ पे भी देखें। अच्छा, मतलब ये इंटरनेशनल भी एग्जिस्ट करेगा ये डेटा? और हर जगह ये डेटा करेगा कि जी सबसे पहले आपको ये वाली प्रोडक्ट आएंगी आपकी। उसकी इनेबलिंग क्या होती है कि एज के साथ एसोसिएट है चीज़। हाँ, एज के साथ भी। और बैंक ये देखता है कि अगर आपकी एज वो है 21 साल से 25 साल के, तो वो आपको घर का लोन तो देगा नहीं। मैं तो यंग लड़का है, ये पता नहीं लोन ले और डिफॉल्ट ना कर जाए, वो गाड़ी भी नहीं देगा। वो सबसे पहले देगा आपको क्रेडिट कार्ड या देगा पर्सनल लोन, क्योंकि वो 50,000 का होगा, ₹1,00,000 का होगा, और पहले वो आपको चेक करेगा या कहते हैं कि यार ये पेमेंट बिहेवियर है या नहीं इसकी, और कैसे बिहेव कैसे करेगा। अच्छा, 2006 से पहले तो बहुत मुश्किल था लोगों को असेस करना लोगों को, लेकिन थैंक्स टू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ECIB आई। ECIB क्या है जी? आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट ब्यूरो है आपका, जो कि आपका ये बताता है कि कितने एक आदमी ने कितने लोन लिए हुए, कितनी गाड़ी ली हुई है, और उसकी साइकिल कैसी है, यानी पेमेंट टाइम पे करता है या नहीं करता। अगर टाइम पे कर रहा है तो इट्स वेरी गुड। बैंक के लिए डिसीजनिंग आसान हो गई है अब कि वो एक मतलब 5 मिनट में अगर उसको किसी का लोन देना है, वो ECIB देके बता सकता है इसको लोन दे सकता हूँ मैं। और फिर अगेन उसका दूसरा एंगल होता है DBR, डेट बर्डन रेशियो। एक बंदे के ऊपर कितना बोझ है, यानी बिजनेसमैन है या सैलरीड है, उसके ऊपर बोझ कितना है एंड वो कितना लोन ले सकता है हमसे। तो स्टेट बैंक की कुछ गाइडेंस है इसके ऊपर, और स्टेट बैंक कहता है कि जी आपने इस परसेंटेज से ज़्यादा DBR को नहीं जाने देना। हर प्रोडक्ट के लिए अलग है, कंज्यूमर के अंदर मेनली कुछ पे 50% है, कुछ पे 40% है। सो ये इनेबल करता है, जो साइकिल है ये आपको बताता है कि आपने लोनिंग किसको देनी है, कहाँ देनी है, कब देनी है, और वाइस वर्सा। बैंकों को ये पता चलता है कि पहले इसने कार्ड सही चलाया, फिर इसने लोन सही चलाया, फिर इसने गाड़ी का लोन सही चलाया, तो लाओ उसको घर का भी लोन दे दो सबसे बड़ा, एंड देन फिर बिजनेस का लोन चाहिए तो बिजनेस का लोन भी दे दो। तो ये एक क्रेडिट साइकिल है और चलता रहता है। बिजनेस का लोन सबसे आखिरी में क्यों है? 60 साल की उम्र? बिजनेस का लोन तो पहले मिल जाता है, मैं कह रहा हूँ साइकिल होता है। बैंक तो बिजनेस का लोन आपको इनिशियल दे देता है। ये तो मैंने आपको एक साइकिल बताई कंज्यूमर की। अब नाउ बिजनेस का लोन डिपेंड्स अपॉन व्हाट बिजनेस आर यू डूइंग। जैसे जब मैं आज आपके ऑफिस में आया तो मैंने आपके ऑफिस में सबसे एक अच्छी चीज़ देखी, आपने CBR का टैक्स भी लगा हुआ है, आपके पास FBR का भी लगा हुआ है। वो सब चीज़ें ये बताती हैं कि आप एक टैक्स पेयर हैं, ठीक है। तो मुझे ये पता चल गया कि यार ये बिजनेस कर रहा है इतने अरसे से, 10 साल से, इसको पता है, नॉर्म्स पता है, इसको टैक्सेशन का पता है, इसको लेबर लॉ का पता है, इसको चीज़ें पता। एज अ बैंकर बता रहा हूँ। अब नाउ जब मैं आपकी बैंक सेट में मेरे पास आएगी तो मैं कहूँगा यार ये इसका DBR मैं कैलकुलेट करूंगा और मैं देखूंगा यार इसको मैं लोन दे सकता हूँ नहीं दे सकता। देन अगर तहसील मुझसे बोलेंगे कि यार मुझे सपोज 10 मिलियन का लोन चाहिए, ठीक है, और मेरे पास सिक्योरिटी मौजूद है, मैं अपना बिजनेस बड़ा करना चाहता हूँ और मुझे ये मेरा घर है, इसके अगेंस्ट में आप मुझे 10 मिलियन, तो मैं क्या करूँगा, मैं आपके घर की वैल्यूएशन कराऊंगा। अगर आपके घर की वैल्यूएशन आ जाएगी तकरीबन 13 मिलियन की, तो मैं आपसे बोलूंगा ओके ठीक है, आप मुझसे 70 to 80% आप मुझसे ये लोन ले लें एक आसान शर्तों पे, और ये लोन जो है 5 साल से लेके डिपेंड करता है 7 साल तक आप मुझसे ये लोन ले लें और लोन चलाएं। ये डिपेंड करता है गाड़ी के ऊपर। तो वो आपका DBR देख के और आपकी हिस्ट्री देख के बैंक जो है वो बिजनेस लोन आपको 21, और वो डिपेंड करता है, शुरू में वो आपको लोन का साइज हो सकता है कम दे, लेकिन वो टाइम के लिहाज से जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है, आपको अपने बिजनेस में आप माशाल्लाह से 20 साल हो गए, तो आप एक न्यू कमर की तरह ट्रीट नहीं होंगे। लेकिन अगर एक आदमी जिसको साल ही हुआ है अपने बिजनेस के अंदर, तो उसको बैंक किसी और तरीके से देखेगा। बैंक बोलेगा यार मैं इसके लोन पे पैसे दे रहा हूँ, ये स्टेबल है या नहीं। तो एवरीथिंग गोज अराउंड स्टेबिलिटी, कि आपकी स्टेबिलिटी। अच्छा, जो परसेंटेज होती है जो वेरी करती है वही लगेगी, इसमें एक फिक्स तो नहीं होती ना बैंकिंग के। आउट ऑफ द बॉक्स ही सवाल है, जैसे हमारा जो एक हमारा सूद की शरह चल रही होती है वो जो चेंज होती रहती है, तो वो भी काइबोर भी चेंज होता है वो बैंक के ऊपर। हाँ, काइबोर पे चल रहा होता है सारा, बैंक काइबोर पे चल रहा होता है। देखिए दो किस्म की लैंडिंग चेंज होते रहते हैं, और अगर वो लोन लेते बिजनेस लोन लेते तो भी चेंज होता है। देखिए इसमें 2 टाइप के हैं, एक आपका फिक्स लोन होता है, एक काइबोर होता है। आपका काइबोर के अगेंस्ट में आपको एक लैंडिंग कर रहे होते हैं, काइबोर प्लस आपका जो भी इस्लामिक बैंक में तो इंटरेस्ट नहीं होता, उसमें तो प्रॉफिट शेयरिंग के ऊपर चल रहे होते हैं, आपसे बैंक प्रॉफिट मांगता है। लेकिन जो आपका सवाल है वो रिटेल बैंकिंग के बारे में, तो बस बता दूं कि काइबोर प्लस
आपका 2% 3% इंटरेस्ट ले रहा होता है बैंक आजकल आपके घर के लोन के ऊपर या आपकी गाड़ियों के लोन के ऊपर। और एक होता है आपका फिक्स लोन ना। फिक्स लोन क्या है? वो आपसे पहले, जैसे पर्सनल लोन है, वो आपको पहले बता दिया जाता है कि जी हम आपसे 20% लेंगे सपोज लाख रुपए के ऊपर, काय और कुछ भी चल रहा हो, और आपको बता देते हैं कि आप अगर लाख रुपए का लोन ले रहे हैं हमसे 3 साल के लिए, तो आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी 3,000 रुपये, या मैं एग्जांपल की बता 2700 रुपये रेफरेंस की बता रहा हूँ। तो आप सोचते हैं यार 2700 रुपये तो मैं दे सकता हूँ, मसला नहीं, हाँ दे दो मुझे लाख रुपए। आज मुझे आपने लाख रुपए दिया, मैंने अपना उसके जो भी मैंने काम किया, या मैंने सपोज बहन की शादी थी उसमें कुछ तोहफा देना था उसको, तो मैंने दे दिया, तो लोन इसकी ये पर्सनल लोन इसी काम आते हैं। या मैंने लैपटॉप लेना है अपने लिए नया, अब तो खैर ड्यूरेबल लोन्स भी हैं। लोन्स तो माशाल्लाह से हर किसी के लिए, लेकिन जब तक ये आज के पॉडकास्ट के थ्रू बता रहा हूँ कि जब तक आप अपनी हिस्ट्री नहीं बनाते दोनों एंड से, एक आपका बिजनेस हिस्ट्री कैसी है, आप कब से काम कर रहे हैं, आपकी स्टेबिलिटी कैसी है, दूसरा आपका पेमेंट बिहेवियर की हिस्ट्री कैसी है। बैंक आप पे जितनी अच्छी ये दोनों हिस्ट्री होगी, बैंक उतनी जल्दी आप पे ट्रस्ट भी करेगा और उतनी अच्छी आपको लाइनें भी देगा। अच्छा, बैंक से हमारे अभी भी कल्चर है कि लोन नहीं उठाते थे। मैंने खुद एक MBA में पढ़ा था, तो हम बैंक से लोन लेके ही काम किया जाता है ताकि टैक्सेशन हमारी लो हो जाए जी, ताकि क्योंकि वो आपके इंस्टॉलमेंट में चला जाता है, वरना 34% देना पड़ता है। तो बैंक की इंस्टॉलमेंट जाएगी तो आपका 34% का हमने टैक्स सेविंग हमें सिखाई थी कि आप बैंक से लोन लें। बैंक से लोन लेंगे तो आपका टैक्स सेविंग बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप बैंक से लोन लेंगे, खुद इन्वेस्ट करेंगे, तो डायरेक्ट ही 34% आपको टैक्स चार्ज हो जाएगा, क्योंकि आपकी इंस्टॉलमेंट बैंक की जाती है, तो बैंक से वो आपका 34% जो भी इंस्टॉलमेंट जा रही है उस पर सेविंग हो जाती है। लेकिन मैंने देखा हमारे मुल्क में कल्चर ही बिल्ड नहीं हुआ कि लोग नहीं लेते लोन। क्या वजह है इसकी? देखिए, लोन लेते तो हैं, ऐसा नहीं लोन नहीं लेते, लोग लोन लेते हैं। मसला ये कि लोन एलिजिबिलिटी कितनी है, उसको चाहिए कितना, रिक्वायर्ड कितना है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपकी हिस्ट्री सही नहीं है, यानी कि आपका पेमेंट बिहेवियर नहीं है, सीधा मेरा तो सबसे बड़ा सवाल ही कि लोग लेते हैं यहाँ पे जी, लोन लेते हैं। ऐसा होता तो बैंक्स चल रहे कैसे होते हैं? लोन लेते हैं बिल्कुल। मैं आपको स्टार्टअप्स और इस तरह के जो इनिशियली बिजनेस है वो बिल्कुल भी नहीं जाते इस तरह। नहीं, देखिए वो बैंक भी शायद सपोर्ट नहीं करता उनको। उसकी अगेन रीजन आई ना तहसीन के, जैसे मैंने दो शुरू में आपको बताया ना, स्टेबिलिटी एंड बिहेवियर। अगर ये दो चीजें नहीं है तो हाउ अ बैंक एक ट्रस्ट कर लेगा। मैं आपको लाइफ एग्जांपल बताता हूँ NIB बैंक की। NIB बैंक ने पाकिस्तान में ये टेमासिक, आप बैंक का नाम ले रहे हैं, मसला ना हो। नहीं मसला, वो तो बंद हो चुका है। टेमासिक ग्रुप दुनिया का एक सबसे ताकतवर वन ऑफ द ग्रुप में से था जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की उन्होंने। एंड उन्होंने ये कहा, टेमासिक ने इंडोनेशिया और इंडिया में ये काम कर रहे थे, और साथ में उन्होंने पाकिस्तान में भी लॉन्च किया थ्रू NIB। और इन्होंने कहा कि यार जी यहाँ के बिजनेसमैन है, इनको लाख रुपए का लोन तो ऐसे ही दे दो, डॉक्यूमेंट के बगैर, तहसीन ID कार्ड हो और लोन दे दो। सही है। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ 2006 की बात। एंड बिल्कुल ऐसी हुआ। ECIB नहीं आई थी, लोगों की हिस्ट्रियाँ बनी नहीं थी, ECIB क्लीन निकलती थी, और बैंक ने टिका के लाख रुपए के लोन देना शुरू कर दिए। हुआ क्या आखिर में? हुआ ये कि 2.5 साल के बाद जो NPL है वो फट के चला गया जी सर, कोई 36% पे, 40% पे, यानी हर 100 रुपए के ऊपर 40 रुपए का नुकसान बैंक को। यानी कि लाख रुपए वाला लोन जो हमने दिया किसी को, वो भी वापस नहीं करा था। उसके मेनली बहुत से रीजन है। उसकी रीजन ये थी कि बैंक ने लोन देने की कोशिश की। दुनिया भर में ऐसा नहीं होता, ना इधर इंडिया में ना इधर NPL वहाँ पे भी होते हैं। इंडोनेशिया एक बहुत कामयाब स्ट्रक्चर है, जहाँ पे बांग्लादेश, जहाँ पे लोगों को लोन दिए जाते हैं और लोन रीपे बैक करते हैं लोग। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली लोन लिए लोगों ने, लेकिन उस जमाने में अवेयरनेस नहीं थी। अब माशाल्लाह से मार्केट में अवेयरनेस आ गई है, थैंक्स टू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, थैंक्स टू बैंक्स। लोग अवेयरनेस आ रही है पे बैक करने की। जैसे मैंने बताया ना, पे बैक साइकिल से आएगा। यानी कि पहले आपने एक आदमी को 50 रुपए दिए, आपने देखा यार उसने सही यूज किया उसको, फिर आपका 100 रुपये ले लो, फिर 150 ले लो, बजाय के डायरेक्टली आपने उसको 1000 रुपये का नोट दे दिया। तो उसमें चांसेस ये थे कि NPL ज़्यादा आ रहे थे बैंकों को, और लोन बैंक देने के तैयार हैं। लोग बैंक जो है वो सब्सिडाइज लोन भी दे रहे हैं, वो कंज्यूमर लोन्स भी दे रहे हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द कस्टमर व्हाट टाइप ऑफ लोन ही वांट। अगर वो एलिजिबल है तो बैंक तो पैसे इस पे कमाएगा, बैंक तो कमाएगा इस पे ही। तो लोन्स तो चल रहे हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, चाहे वो गाड़ी के लोन हो, चाहे वो घर के लोन हो। अच्छा जुल्फ़िकार भाई, हमारे जैसे लोग हैं ना, जो हम होते हैं, बहुत सोचते हैं कि हम क्रेडिट कार्ड से तो हम यूज़ कर लेते हैं, 10 लाख की भी 1-2 मिलियन की होती है। बिजनेस लोन बहुत सोचते हैं, फिर जब देखते हैं यार 13%, फिर मतलब 30%, अभी 23% तक था, बोलते हैं यार इतना तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन नहीं है हमारे अमेज़ॉन के ऊपर, तो हम 23। तो हमारे जो बिजनेस मैन लोग हैं उनके मसले को कैसे हल करेंगे?
वो कैसे बैंकिंग सेक्टर से फाइनेंस उठाएं? देखिए जो लोन्स हैं आपके बिजनेस फाइनेंस, जिसको मैं ज़रा क्लियर कर दूं उसमें कि इस्लामिक उसमें हम इसको लोन्स टर्मिनोलॉजी फाइनेंसिंग में करते हैं कि हम मदद कर रहे होते हैं, हम शराकतदारी कर रहे होते हैं. तो व्हाट एग्जैक्टली मीनिंग के लोन का मतलब हुआ कि वो कन्वेंशनल बैंकिंग में लोन्स और वैसे फाइनेंस आ जाएगा. हम फाइनेंस कर रहे होते हैं क्योंकि हम तो शराकतदारी कर रहे हैं. इस्लामिक बैंकिंग शराकतदारी पे मबनी है सारी, जहाँ पर हम या तो शराकतदारी कर रहे होते हैं या पर हम उनको किराए पे कोई चीज़ देके आगे दे रहे होते हैं. आप ये कहना चाह रहे हैं हम लोन नहीं देते? हम लोन नहीं देते, हम तो शराकतदारी करते हैं, फाइनेंसिंग करते हैं इस्लामिक बैंकिंग में. क्लियर. एज फार एज आपका क्वेश्चन के बिजनेसमैन लोन, देखें यस, जैसे मैंने बताया कि जब आपके कायबोर बढ़ रहे होते हैं उस वक्त लोन लेना वाकई मुश्किल होता है. एंड जब कायबोर नीचे होता है, इकॉनमी अच्छी होती है, और ये एक रीज़न भी है. एंड देन इन्वेस्ट भी इस वक्त करते हैं लोग ज़्यादा. उस सूरत हाल में बैंक जो हैं वो ना सिर्फ ये कायबोर प्लस के लोन्स दे रहे होते हैं 2%, 2.5% पे. जैसे आज गाड़ी अगर आपको चाहिए तो आपको एक अच्छा बैंक के प्लस 2.5-3 पे आपको गाड़ी दे देगा. बिजनेस फाइनेंस भी आपको इतने मिल जाएगी, आपको के 2 पे मिल जाएगा लोन आपको. डिपेंड अपॉन योर बिजनेस, आपका बिजनेस कैसा है. अच्छा, इसके बाद सब्सिडाइज लोन्स भी हैं जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहता है कि यार जो कि इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए वो अपनी हेल्प करते हैं और कहते हैं कि यार ठीक है, हम सब्सिडी हम ले लेंगे, आप लोगों को लोन दें चीज़ें खरीदने के लिए, चीज़ें बनाने के लिए, इकोनॉमी बूस्ट करें, एक साइकिल को चलाने के लिए. एंड स्टेट बैंक ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है. बिजनेस लोन में अक्सर जो फंसते हैं ना, देखें लोग, वो इसलिए फंसते हैं कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बैंक क्या देख रहा होता है, स्टेबिलिटी एंड क्रेडिट बिहेवियर ऑफ पेमेंट. बट इसके साथ एक तीसरा पिलर भी है, दैट स्टेट बैंक गवर्नेंस. स्टेट बैंक आपको बहुत सी रेगुलेटरी, क्योंकि वो रेगुलेटर है, वो हमें बहुत सी गाइडेंस दे रहा होता है कि आपने लोन देते हुए क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है, किसको लोन देना है, क्यों देना है, कितनी अमाउंट का देना है. चाहे वो आपका स्मॉल इंटरप्राइजेस का लोन है या मीडियम इंटरप्राइजेस का लोन है, कितने हद तक जाना है, कितने सालों का लोन आपने देना है. तो लोन की कैटेगराइजेशन आप जाएंगे तो बहुत डिटेल है. एंड बिजनेस लोन की भी स्पेशली है. अक्सर एंटरप्रेन्योरशिप पे भी आपने एक थोड़ा क्या यार वो कैसे लोन ले सकते हैं. मैं एज अ बैंकर एडवाइज करता हूँ कि आप को बैंक बड़े आसानी से सिक्योर्ड लोन दे देंगे, अनसिक्योर्ड नहीं देंगे. और सिक्योर्ड लोन की सबसे आसान है, इस पर कुछ बैंक कर रहे हैं, जिसमें हम भी कर रहे हैं काम. जेएस बैंक भी कर रहा है, बैंक इस्लामी भी कर रहा है. हम आपसे बड़ा सिंपल कहते हैं कि अगर आपकी गाड़ी है, सपोज आपके फादर की गाड़ी है जो चला रहे हैं, ठीक है, अब आपने कहा मैं एक बिजनेस करना चाहता हूँ, तो हम कहते हैं कि ठीक है, अगर आपकी गाड़ी 5 साल के अंदर की है, यानी 5 साल पुरानी गाड़ी है आपकी, 7 साल पुरानी गाड़ी भी है, तो हम आपको एक 5 साल का एक फाइनेंसिंग, एक 70% की लैंडिंग दे देते हैं. और उसका हम चार्ज करते हैं आपसे, K2 के ऊपर हम चार्ज कर रहे होते हैं आपसे. गाड़ी बैंक के नाम पे हो जाती है, गाड़ी आप चला रहे होते हैं, अपनी नॉर्मल चलाएंगे, कोई आपसे ले रहा नहीं गाड़ी, और आपको एक फाइनेंसिंग मिल जाती है जिसकी आप मंथली रीपे बैक कर रहे होते हैं. तो हमें सिर्फ समझाना है और हमारे लोगों को समझना है कि जब लोन लें भी, वो जब भी लोन लें, चाहे वो क्रेडिट कार्ड का लें, उसकी अपने हिस्ट्री को जो ना ख़राब ना करें, टाइमली पेमेंट करें. बैंक के पास सबसे बड़ा आर्ट जो है वो ECIB है. वो 1 मिनट में तहसीन देख के बता देता है कि आज बैंक जो है, मोस्ट ऑफ द बैंक्स विच इंक्लूड अस, JS, हम मुश्किल से 30 मिनट में देख के बता देते हैं कि यार लोन हमने देना ही नहीं देना, और देना तो कितना देना है. हम उसका DBR भी चेक कर लेते हैं, हम उसके ECIB चेक लेते हैं, NIC चेक करके, NIC के ऊपर पूरा डेटा आपके पास आ रहा है. वो थैंक्स टू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान. अगेन इस रीजन के अंदर सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ही था जो ECIB मुतारफ़ कराई. और उस ज़माने में मुझे याद है, आई एम रियली प्राउड ऑफ के यार उस ज़माने में शायद ये जो फैसिलिटी है ये एमिरेट्स के पास भी नहीं थी, हमारे पास थी. हम देख के बता देते थे फ़ौरन, हम बड़े खुश होते थे यार वहाँ पर रिपोर्ट है, और आज भी हम बड़े खुश होते हैं. एंड जो रेगुलेटर है वो बहुत कीनली इन चीज़ों को देख रहा होता है, बैंक को बहुत स्ट्रांगली ऑब्जर्व कर रहा होता है कि क्या हम उनकी गाइडेंस पे चल रहे. जैसे एक अनसिक्योर्ड लाइन है, यानी आपने कुछ रखा है नहीं और आपको बैंक उस पर क्या लाइन दे सकते हैं, जिसपे क्रेडिट कार्ड आ गया, पर्सनल लोन लगे. तो एक आपका जो टॉप कस्टमर है जो 7 मिलियन से ऊपर नहीं जा सकता, यानी कि गाड़ी भी आ गई उसमें, कार्ड भी आ गए, आप 7 मिलियन से ऊपर नहीं जा सकते. 7 मिलियन से ऊपर कुछ जगहों पे इजाज़त देता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जो आपके
H&W कस्टमर है, हाई नेटवर्क कस्टमर है, वो भी आपको अपनी पॉलिसी में पहले बताना पड़ता है स्टेट बैंक को कि ये हमारी पॉलिसी है जिनको हम 7 मिलियन से ऊपर जाके देना चाहते हैं 10 मिलियन तक। बट 7 मिलियन की एक लाइन है स्टेट बैंक की जो कि आम कंज्यूमर के लिए वो यूज़ कर सकते हैं अनसिक्योर्ड में, एंड सिक्योर्ड के ऊपर दे कैन गो अप टू देयर DBR ऑफ 50%। वो चाहे लाइन जितनी बने, आज जितना पैसा कमा रहे हैं आपकी बैलेंस शीट जितनी स्ट्रॉन्ग है, हम इसको कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करने के बाद उसको इवैल्यूएट करते हैं, इवैल्यूएट करने के बाद आपको बताते हैं, कहते हैं कि आप इतना लोन ले सकते हैं हमसे। एंड देन अगर आप सपोज घर का लोन ले रहे हैं तो पहले हम आपको बताएंगे कि तहसीन आप जो है हमसे 30 मिलियन का लोन से ले सकते हैं, 3 करोड़ रुपए लोन ले सकते हैं आप। तो आप 30 मिलियन के आपका हमारा पैसा हो गया और आपका 30% इक्विटी हो गया, कोई तकरीबन उसके अंदर 90 लाख रुपया। तो आप अपना 90 लाख डालेंगे, 30 लाख हमारा, 3 करोड़ हमारा, 3 करोड़ 90 लाख का आपने कोई अपार्टमेंट देख लिया या कोई घर देख लिया आपने जो आपको पसंद है, वो आप हमसे 20 से 25 साल की फाइनेंसिंग पे हमसे ले सकते हैं। और +2% ही होगा वो भी, ये +2 पे 2.5 पे मिल जाती है, ये फैसिलिटी मिल जाती है, बैंक दे देते हैं। लेकिन इस्लामिक बैंकिंग के क्रेडिट कार्ड नहीं देता फिर? नहीं, इस्लामिक बैंक क्रेडिट कार्ड, ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। इस वक्त इस्लामिक बैंकिंग में एक ही बैंक ऐसा कर रहा है जो क्रेडिट कार्ड दे रहा है तवर्रुक मॉडल के पीछे। स्टेट बैंक से इंशाल्लाह इस पे गुफ्तो शनीद है। मैंने बात नोट की है कि जितने भी इस्लामिक बैंक है वो क्रेडिट कार्ड ऑफर नहीं कर रहे इस वक्त। हाँ, उसका रीज़न ये कि इसका कोई पैरामीटर, क्लियर पैरामीटर नहीं था कि कैसे देंगे। इस पे एक ही बैंक है जो काम कर रहा है, वो है फैसल बैंक जो कि अपना कार्ड चला रहा है इस वक्त, एंड बाकी बैंक भी है इस वक्त कोशिश में कि वो इस पे इजाज़त इस वजह से जो इस्लामिक बैंकिंग के क्रेडिट कार्ड ऑफर नहीं करते, वैसे यही है कि इस्लाम, क्योंकि वो फाइनेंस करता है। अब वो कहता है क्रेडिट कार्ड ले रहे हो तो फाइनेंस किस चीज़ पे ले रहे हो? जी, किस पे ले रहे हो, क्या चीज़ पे लोगे, क्या चीज़ हमें देगी, क्या चीज़ इसके पीछे क्या चीज़ होगी। तो उसके ऊपर एक मॉडल है जिस पे काम हो रहा है, एंड दुनिया भर में हो रहे हैं, दुनिया भर में चल रहे हैं, इस्लामिक बैंक दे रहे हैं क्रेडिट कार्ड। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई हम अलग से मॉडल लेके आ रहे हैं, और हमारे मुल्क में भी एक बैंक ये मॉडल लेके अच्छा, कभी बैंक ने, आपने कभी डिस्कशन नहीं हुआ बैंक के साथ? ये बहुत सारे भी स्टार्टअप्स का एक बूम हमारे अल्लाह का शुक्र है हो गया है, बड़े इनोवेटिव आइडियाज़ पे काम हो रहा है। मैंने कई जगह देखा है उन बेचारों को बहुत ही छोटा सा फंड चाहिए होता है, 50,000 लाख रुपए चाहिए होता है। तो कभी बैंकिंग सेक्टर में इस तरह की अपॉर्चुनिटी उनके लिए मौजूद है? देखिए, इसके लिए आपके पास माइक्रो फाइनेंस बैंक मौजूद हैं जो ये छोटे लोन देते हैं। हम तो बैंकिंग जो है वो अप टू 100,000 रुपीज़ एंड अबव लोनिंग दे रहे हैं। छोटे लोन्स के लिए मैं जब बड़े आसानी से बताता हूँ कि देखिए, स्टार्टअप कोई भी हो, 50,000 के ऊपर तो स्टार्टअप आप भी समझते हैं कि कहानी इतनी आराम से नहीं चल सकती। फिलहाल उसको इनिशियली कुछ पैसा चाहिए होता है, वो कहता है। देखिए, उसके दो, जैसे मैंने आपको तरीका बताया ना, एक आपका तरीका है कि आप अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी रख के ले लें, विच इज़ योर कार। एंड बहुत से बैंक है पाकिस्तान में जो कि गोल्ड फाइनेंस के अगेंस्ट पे लोन देते हैं, और गोल्ड एक ऐसी एंटिटी है जहाँ पे अगर आपके पास मौजूद है, जो घर में वैसे ही पड़ा हुआ है, जिसको आप यूज़ ही नहीं कर रहे, उसको आप बैंक को रखवाते हैं और 70% आप कहते हैं आज की लोन फाइनेंसिंग में ले ली, और वो फिर आपको क्वार्टरली या मंथली बेसिस पे, आपको इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे आपको आप वो लोन चला सकते हैं, या अपना काम भी कर सकते हैं और चीज़ भी। अम्मी का सोना बेचने की जरूरत नहीं है, बेचने की जरूरत नहीं है। हाँ, कोई नहीं कह रहा कि ये ऑप्शन अच्छा है। ये देखें, ये बहुत सी बैंकों ने इस पे, सारे बैंक जो इस वक्त गोल्ड फाइनेंस में काम कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। जहाँ पहले लोग अपना गोल्ड बेचते थे, अब गोल्ड नहीं बेचते, अब वो बैंक के पास जाते हैं, बैंक के पास अपना सोना गिरवी रखाते हैं एंड उसके अगेंस्ट एक लाइन ले लेते हैं, और उस लाइन को वो रनिंग फाइनेंस या पर्सनल इंस्टॉलमेंट फाइनेंस, दो किस्म की लाइनें मिल जाती हैं उनको, और उससे वो अपना वर्किंग कैपिटल के तौर पे उसको यूज़ करते हैं अपने बिजनेस के अंदर। एंड सोना उनका वहीं पड़ा है। सबसे बड़ी बात है कि सोना प्रोटेक्टेड पड़ा है, घर पे नहीं पड़ा। अब सोना बैंक के पास पड़ा है तो वो कहीं आएगा जाएगा भी नहीं, जाएगा। और सबसे बड़े अक्सर लोग तो इसलिए करते हैं कि यार घर में पड़ा हुआ तो चोरी हो जाएगा, वो जाके बैंक पे बोलते हैं यार बैंक में आके रनिंग फाइनेंस दे दो मुझे। रनिंग फाइनेंस, जब वो रनिंग फाइनेंस वो होती है, और इंस्टॉलमेंट लोन में फ़र्क क्या होता है कि रनिंग फाइनेंस आप जब यूज़ करेंगे तो आप पे उसके पैसे देने हैं आपने, और इंस्टॉलमेंट फाइनेंस ये है कि अगर आप यूज़ करें ना करें, आपने लाख रुपए ले लेके अपने अकाउंट में रख दिया तो उसको आपको मंथली रीपे बैक करना शुरू कर देना आपने। और रनिंग में कि जब जरूरत पड़े तो निकालें। गोल्ड वहाँ सिक्योर कराया, उसका 70% ले लिया आपने, और गोल्ड की वैल्यू आपकी जो बढ़ती रहती है वो बढ़ती रहेगी, वो छिड़ नहीं रही है, वो छिड़ ही नहीं है, और गोल्ड वैल्यू बढ़ रहा है। और अगर आपने सपोज 2 साल के बाद आपको ख्याल आया कि यार मुझे लोन अमाउंट और चाहिए, आपने दोबारा उसी गोल्ड को निकलवाया, पेमेंट देके रिवैल्यूएट कराया, दोबारा से लोन ले लिया 70%। अच्छा, दोबारा निकाल के फिर कर सकते हैं, आपको मसला नहीं है उसमें, क्योंकि गोल्ड की वैल्यू बढ़ रही है। गोल्ड की वैल्यू बढ़ गई। कल जो गोल्ड पहले लाख रुपए का था, अब वही गोल्ड जो है वो
1.5 लाख रुपए का हो गया, 3 लाख रुपए का हो गया। अच्छा, एज आपकी माशाल्लाह से इतना बड़ा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो भी बहुत अच्छा है, इतने सारे कस्टमर्स को देखा होगा। लोग नॉर्मली लोन लेते हुए क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से रिजेक्ट होता है? हाँ, सबसे बड़ी गलती जो मैंने बताया स्टेबिलिटी, यानी कि छुपाते हैं चीज़ें। सबसे बड़ी गलती में से बड़ी छोटी छोटी गलतियाँ हैं इसमें। रेफरेंस गलत दे दिया तहसीन, आपने रेफरेंस को बड़ा आसान समझा, आपने रेफरेंस दे दिया किसी का, अपने भाई का डाल दो, उसका डाल दिया। अब उसको कॉल किया रेफरेंस को, यानी कि जुल्फ़िकार लेनी ने लोन अप्लाई किया और तहसीन का रेफरेंस दे दिया। अब तहसीन दोस्त है, तहसीन ने जब रेफरेंस लिया कहा तो मैं तो नहीं जानता इनको, ये कौन है, और अगर मैं जानता हूँ तो मैं क्यों बताऊँ भाई ये मैं जान, तो वो रिजेक्ट हो गया लोन, इतनी सी बात पे। अब रेफरेंस पे रिजेक्ट हो गया, यानी कस्टमर तो बैंक तो पूछेगा कि कल अगर रेफरेंस को कॉल इसलिए की जाती है कि क्या ये बंदे ने जो लोन ले रहा है उसको कोई जानता भी है नहीं जानता, कल ये हमें नज़र भी आएगा नहीं आएगा। सो बैंक डरे हुए बहुत हैं, NPLs बहुत हुए हैं। जब वो बैंक डरा, जब इंसान डर जाते हैं ना तो 10 कोशिशें करता है कि यार वो तो सबसे बड़ी गलती जो एक कंज्यूमर की है कि वो अपनी बैंक हिस्ट्री नहीं बनाते, अपनी बैंक स्टेटमेंट नहीं बनाते। अब आपकी बैंक स्टेटमेंट में पड़े हुए 10,000 रुपये और आप कह रहे हो मुझे बैंक से कह रहे हो मुझे 10 लाख रुपए दे दो, वो कैसे दे देगा 10 लाख रुपए? आप कह रहे हैं यार मेरा घर रख लो, भाई मैं घर कैसे रख लूँ? आपका घर की वैल्यू है 20 लाख रुपए, लेकिन आप मुझे पैसे कैसे वापस दोगे? मैंने तो एक देखना ये है, और स्टेट बैंक भी मुझे ये कहता है कि आपने जब लोन दे रहे हैं किसी को, आपने ये देखना है कि आपको रीपे बैक कैसे करेगा। हमारा काम लोगों को लोनों फाइनेंसिंग दे के फंसाना नहीं है, पैसे नहीं बनाना हमारा काम। हमारा काम है इकॉनमी का साइकिल चलाना, और लोगों को, बैंकों का काम कि लोगों को हम इतनी अमाउंट दें कि लोग अपनी ज़रूरत को पूरी कर सकें। और वो कब होगा? जब आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी। अब पाकिस्तान में लोग बैंक स्टेटमेंट बनाते नहीं है। बैंक स्टेटमेंट यानी कि क्रेडिट डेबिट कितना हो रहा है, कितना चल रहा है, उसी से हमें अंदाज़ा होगा ना कितनी इसकी वैल्यू है। लेकिन उसके बाद भी हम उसकी वैल्यूएशन निकाल लेते हैं, और वैल्यूएशन कुछ प्रोडक्ट के लिए, घर के लिए जैसे हम वैल्यूएट करते हैं कि यार बंदे की असेसमेंट करते हैं, दोनों चीज़ें देखते हैं, इनकी बैंक प्रॉक्सी कैसी है एंड फिर उनकी इवैल्यूएशन कैसे निकली है, या उनकी वैल्यू कैसे निकल रही हो, इनकम एस्टिमेशन कैसे निकल रही है उनकी, और इनकम एस्टिमेशन के बेसिस पे हम ड्राइव करते हैं कि हाँ यार ये आदमी इतना कमाता है और उसको हम इतना लोन दे सकते हैं DBR के। एक सवाल था जो बीच में मैं भूल गया था, अभी याद आया। एक ये देखा है मैंने कि पहले क्रेडिट कार्ड का एक सिस्टम था, और अभी ये रिसेंटली भी मैं एक मूव कर रहा है, तो अभी लोगों ने एक नया, चाहे वो शॉप पे जा रहा हो तो कहता है ऑनलाइन इजी पैसा कर दें। ये क्या सिस्टम आना शुरू हो गया है? कहते हैं इजी पैसा कर दें। अब भाई कार्ड, मुझे पता नहीं क्यों कार्ड ज़्यादा सिक्योर लगता है, हालांकि उस पर भी वो गलती कर सकता है। अब मैंने अगर 0 गलत दबा दिया, 400 करने थे 4000 तक, मैं कहता उससे तो रिवर्स कराना मुश्किल हो जाएगा, और घर जाके मुझे याद आएगा फिर मैं ढूंढूंगा कैसे। तो अभी मैं ट्रैवल कर रहा था कराची पाकिस्तान में, तो मैं लाहौर तक गया, तो मैंने देखा बहुत सारे बैंक्स, मतलब शॉप्स ने कहा कि भाई अब इजी पैसा कर दें। तो पेट्रोल पंप मैंने कहा कार्ड नहीं, इजी पैसा कर दें। बल्कि कल मैं बहरिया था, कल ही रात को, तो बहरी की एक शॉप पे गया, मैंने कहा भाई कार्ड चार्ज कर लेगा, तो कार्ड नहीं है, तो ये इजी जैज़ कैश लगा हुआ, आप मुझे जैज़ कैश कर दें। देखिए ये सारे बैंक ये QR के ऊपर हो क्यों रहा है? ये दुनिया भर कर रही है। देखिए दुनिया आसान हो गई है, आपका मोबाइल है ये आपका वॉलेट बन गया है, और आप इसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। इसमें टैप एंड पे भी है, आपने इसी को टैप किया, वो कार्ड में भी है, इसमें भी है, टेक्नोलॉजी तो पीछे तो शायद इजी पैसा ने लगा कि वो QR करेंगे और खुद ही डिटेक्ट कर लेगा। नहीं, जब QR से तो QR मैंने इंडिया का सिस्टम पढ़ा हुआ, QR कोड है, वो तो सब जगह ड्राइव कर होता है, आपने उसको QR काटा और पेमेंट डाली, वो पे चला जाएगा। सो वो डिपेंड करता है, मैनुअली सारा सिस्टम है, वो नंबर देता है, अपना फोन नंबर दे रहा होता है। समझा नहीं जैसे मतलब QR कोड के नीचे साथ में नंबर होता है, आपने उसको बैंक में डालना है। आपने देखिए, आप जैसे QR कोड पे गए, आप QR कोड के बाद वो पॉप आउट कर देता है कि ये इसका अकाउंट नंबर है। QR कोड इसलिए कि ये अकाउंट है इस बैंक का, उसके पीछे एक बैंक खड़ा हुआ है। आपने अपने ऐप से पैसे डाले और आपने उस अकाउंट नंबर को इनपुट कर दिया कि मैंने इतने पैसे इसको पे करने हैं, वहीं से पेमेंट होती है, वहीं से उसको पता चल जाता है एक ही सेकंड में कि मेरी पेमेंट आ गई है। ये ज़रूरी है। डिजिटल बहुत तेज़ी से अपने आप को मैप कर रहा है, और चीज़ें अच्छी हो रही हैं इस पर। अगेन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बहुत ज़्यादा पुश है, बैंक कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, एंड ये ज़रूरी है। कार्ड भी अपनी जगह पर चलता रहेगा, जो पॉस मशीन की तरह तू चलता है। यानी कि अब ये सिर्फ डाइवर्सिफाइड हो गया है, कि एक और ऑप्शन ऐड हो जाएगा। जी बिल्कुल, ये फ्यूचर है। फ्यूचर जो है वो यही है, which is डिजिटल पेमेंट्स एंड ये फ्यूचर है पाकिस्तान का। कितने टाइम पे आता है, मेरा अपना ओपिनियन है इसमें, इट कैन टेक 3 years more, 5 years more टू चेंज द होल एनवायरनमेंट। ये मैं खुद सोच रहा हूँ,
अदर देन दैट, लेकिन जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी ना कि ज़िंदगी में 6.5 मिलियन कस्टमर आ गए. अब मीज़ान बैंक एक बहुत बड़ा बैंक है पाकिस्तान का. 2006 से है मेरे ख्याल से मीज़ान बैंक भी, एंड आज तक उनके 10 मिलियन कस्टमर है. ठीक है. एंड ज़िंदगी को आए हुए 2 साल हुए और 6.5 मिलियन कस्टमर है. तो आप इम्पैक्ट देख लें कि डिजिटल का इम्पैक्ट कितना है. ये मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए बताया. हो सकता है नंबर आगे पीछे हो मेरे, उसके लिए मुझे माजरत कीजिएगा, लेकिन इम्पैक्ट डिजिटल का है और आगे भी रहेगा. अच्छा जुल्फ़िकार भाई, एक पॉइंट ये था कि अब फ्यूचर में क्या देख रहे हैं बैंकिंग को, क्या प्लान है? जैसे अगर जेंजी की बात करें अगर हम, तो वो तो सारा इंटरनेट पे, वो तो मोबाइल के, वो बचपन में क्योंकि उनको शायद मोबाइल मिल जाता है तो मोबाइल के आदी है. जैसे हमारे होते हैं यार, सैलरी आज भी मैं लेटर हेड पर टाइप करता हूँ, साइन करता हूँ, तो भाई कौन सबके अकाउंट में जाएगा. पर जब वो खुद मैं जेंजी से बात करता हूँ, कहते हैं यार ये पुराने ज़माने का आदमी है भाई अभी तक. तो व्हाट एग्जैक्टली थिंक कि अभी फ्यूचर में, जब अभी तो बीटा जेंजी थे, अभी अल्फा आ गए ना, तो अल्फा आ रहे हैं, वो तो एआई के दौर के हैं जी. तो शायद वो है कि वो शायद बोलेंगे और शायद पेमेंट हो जाएगी, काम हो जाएगा. अब क्या देख रहे हैं फ्यूचर में? देखिए बैंकिंग, अगर आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान में बैंकिंग ने ग्रो करना है फुटप्रिंट के जरिए. आपको बैंक ग्रो करते हुए नजर आएंगे, नई ब्रांचेस नजर आएंगी. एज फार एज, क्योंकि मैं बैंक सामी में हूँ, बैंक सामी की ज़्यादा बता सकता हूँ आपको. आर प्लान इज़ कि हम 2027 में, आज पाकिस्तान के हम 14वें बड़े बैंक हैं इस वक्त पाकिस्तान में 31 बैंकों में से. वी आर लुकिंग अहेड के हम 2027 के एंड तक अपने आप को 7वां बड़ा बैंक पाकिस्तान का. और ये बैंक आप इनकी जो कैटेगराइजेशन है वो 2 चीज़ों से नापी जा सकती है, नंबर ऑफ ब्रांचेस या फिर डिपॉजिट. आज हम एक मिड टियर बैंक में अल्हम्दुलिल्लाह शुमार किए जाते हैं. 600 बिलियन से ऊपर की हमारी बुक है, डिपॉजिट बुक है, और 540 नेटवर्क की हमारी ब्रांचेस हैं. 7वां बैंक बनने के लिए हमें ऑर्गेनिक ग्रो भी करना पड़ेगा. और इसके पीछे हमारे जो डेप्यूटी सीईओ है उनका बड़ा एक ये ख्वाब होता है हर किसी का. एंड उन्होंने एक विजन दिया हमें आज से कोई 6-8 महीने पहले कि यार वी वांट टू बी 7 लार्जेस्ट बैंक. एंड उसके लिए हमको अपने फुटप्रिंट बढ़ाने. फर्स्ट क्यों नहीं सोचा, डायरेक्ट फर्स्ट ही सोचते? फर्स्ट देखिए, इंसान को बाय ग्रो करना चाहिए जहाँ तक वो जा सकता है. उसके पीछे हमारा प्लान है पूरा कि 7वां बड़ा क्यों बनेंगे. साथ क्यों इस पर फर्स्ट सोचे? आप कैसे एक तक इंशाअल्लाह ताला आप जब मेहनत करते हैं ना तो ज़िंदगी में आप ग्रो करते हैं. उसकी बहुत सी एग्जांपल हैं पाकिस्तान के बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर. बस 7वां इसलिए हमने कहा कि 7वें के पीछे हमारा प्लान है पूरा. हमने 7वां कैसे बड़ा बनना है. इसमें हमारी ऑर्गेनिक ग्रोथ है, हमारी फुटप्रिंट है, हमारे मर्जर्स हैं, एक्विजिशन है, जिसके थ्रू हम अपने आप को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के, और बैंकिंग ज़रूरी है, बैंकिंग ने और ग्रो करना है पाकिस्तान में. डिजिटल साथ साथ में चलता रहेगा, और डिजिटल के बगैर, और बैंकिंग और डिजिटल ये साथ साथ हैं. और जिसने अगर इम्प्रोवाइज़ नहीं किया अपने आप को किसी भी बैंक ने, तो वो फिर पीछे रह जाएगा. और जैसे आपने कहा ना अल्फा और अल्फा बीटा आने वाला, तो वो उनके आने तक चीज़ें चलती रहेंगी. उस पर मुझे याद आया कि मेरा बेटा जो है वो अल्फा एज का है, तो वो कल ही मेरे साथ बैठा हुआ था और उसने एक तस्वीर लाके मुझे दिखाई AI से. कहता है, एंड आई वाज सो शॉक टू सी द पिक्चर ऑफ माइन. उसने मेरे बारे में डाला उस पर चैट GPT में और बोला कि जुल्फ़िकार लहरी के बारे में बताए और उसकी तस्वीर बताए. तो आई एम अ वेरी क्रिकेट फैनेटिक सॉर्ट ऑफ बंदा जो बहुत पसंद करता है क्रिकेट को. बिलीव मी, मैं आपको बाद में तस्वीर दिखाऊंगा. एंड आई वाज शॉक टू सी कि उन्होंने बिल्कुल मेरी जो ना पिक्चर बनाई हुई है, एंड मेरा बैंक इस्लामी भी लिखा है, जो नंबर मुझे पसंद है वो तक लिखा हुआ है. एंड मैं अभी तक मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा कि यार ये इसने किया कैसे. तो उसने मेरा पूरा डाटा उठाया होगा इंटरनेट से सारा, और जितने सालों का भी है वो डाटा उठा के उसने मेरी तस्वीर भेज दी. उसने पूरा बताया कि ये आदमी ये करता है. सो यस, फ्यूचर इज दिस, बट इन पाकिस्तान स्टिल हैव 5 to 10 years जहाँ पे फुटप्रिंट भी साथ में बढ़ेंगे. आप क्या करेंगे गिलगित में, क्या करेंगे वहाँ के लोगों को बैंकिंग नहीं करनी, क्या करेंगे आप बलूचिस्तान के एरियाज में नहीं जाएंगे, ग्रो करेंगे. आपने जाना है, लोगों को बताना है. और बीइंग पाकिस्तानी, आई थिंक सो पीपल रियली स्टिल लाइक टू कम टू ब्रांचेस मोर देन वर्किंग ऑन द ऐप. दिस इज टू कंट्रास्ट ऑफ अ थिंग जो हम कह रहे हैं. ज़रूरी है, हमने कन्वर्ट भी करना है अपने आप को, लेकिन ब्रांचों की अफादियत जो है वो रहेगी कुछ अरसे तक. अभी तो मैंने चाइना का देखा है, तो अब तो वो थंब लगाएं आप या थंब कर दें तो आपकी पेमेंट उसी वक्त डिटेक्ट हो रही है. तो ये भी ऑप्शन मुझे लगता है कि थोड़े दिनों के अंदर आ जाएगा या आ चुका है.
पाकिस्तान में तो नहीं है ना, अभी तक चाइना में है। अभी तक तो हम डिजिटल पे उस पे अभी तो फाइट उसी पे चल रही है, जहाँ पे हम QR कोड्स पे चल रहे हैं। सो जैसे मैंने कहा है कि ये ज़रूरी है, ट्रांसफॉर्मेशन होगी, डिजिटल की तरफ लोग आएंगे, चलते रहेंगे और बड़ी रैपिडली काम कर रहे हैं। बहुत से बैंक कर रहे हैं, इसमें हम भी हैं, बहुत सिस्टम पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमने लास्ट मंथ ही अपने सिस्टम को अपग्रेड किया है और हमने दुनिया के जो बेस्ट सिस्टम्स हैं उनके साथ साइन अप किया है। 1.5-2 साल के अंदर हम उसके ऊपर चले जाएंगे। सो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। जब तक बैंक इन्वेस्ट करते रहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तो ये चीज़ क्या इन्वेस्टमेंट की जरूरत है यार? मैं आखिरी सवाल तक क्लोज कर रहा था, आपने कहा इन्वेस्टमेंट, क्या खुद पैसा आ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। बैंक जब तक इन्वेस्ट नहीं करेगा अपने आप को, नहीं तो लोगों का पैसा आ रहा है तो यूटिलाइज कर ले उसी को ही। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते ना। हम जो अपना कमाएंगे उसी से इन्वेस्ट करेंगे ना दोबारा जाके। ऐसा नहीं कर सकते कि हम क्लाइंट का पैसा लेके लगा दें। हमें स्टेट बैंक ने इजाज़त तो नहीं दी कि क्लाइंट का पैसा अपने ऊपर लगा दें। क्लाइंट का पैसा हमने इस तरह लगाना है कि उसको प्रॉफिट दोबारा हम दे सकें दोबारा। बैंक खुद बोले इन्वेस्ट करना पड़ेगा तो फिर तो वो हम अपने प्रॉफिट से करेंगे जो हम कमा रहे हैं। मैं ऐसी मजाक में बात कर रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट होता है इनके पास तो खुद इतना पैसा, इनको भी इन्वेस्टमेंट चाहिए। हम भी इन्वेस्टमेंट करते हैं जी, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। बैंक या जो हमारे बोर्ड्स हैं वो हमें इजाज़त देते हैं कि आप इतना इन्वेस्ट करें, और हम इन्वेस्टमेंट इस वक्त डिजिटल पे बहुत कर रहे हैं। क्योंकि देखिए चीज़ें चेंज हो, जैसे आपका ये आज पॉडकास्ट का आप कर रहे हैं, ये माइक्स हैं, क्या 1.5 साल बाद यही वाला माइक रहेगा? इसका अपग्रेड आ जाएगा? नहीं, ये रूम चेंज किया है हमने। आपके कैमरे अपग्रेड हो जाएंगे, सब चेंज। आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। आप ये नहीं कर सकते कि 3 साल के बाद भी पॉडकास्ट इसी इक्विपमेंट के साथ चला सकें। इस तरह बैंक भी हैं, वो ज़्यादा देर तक जो है सर्वाइव नहीं कर सकते अगर वो अपने आप को ट्रांसफॉर्मेट नहीं करें, डिजिटलाइज ना करें। तो डिजिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ साथ में जो ब्रांचेस का फुटप्रिंट है, इंपॉर्टेंस है, वो भी पाकिस्तान से ख़त्म नहीं होगी। तो फाइनली सजेशंस आपसे लेता हूँ, स्पेशली क्योंकि हमारे ज़्यादातर स्टार्टअप्स हैं, स्किल बेस्ड पॉडकास्ट होती है, बहुत सारे बिजनेसमैन कनेक्टेड हैं हमारे साथ। उन लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे एज अ बैंकर, कि उनको क्या एडवाइस देंगे कि अगर वो कभी क्रेडिट लेना चाहें तो क्या क्या चीज़ अपनी सेट करें, आज से शुरू करें ताकि 1 से 2-3 साल तक उनकी चीज़ें हो जाएं? ज़रूरी नहीं। बहुत अच्छा सवाल है आपका। आई थिंक ये मैंने एक जगह पहले भी बात की थी और आज दोबारा इसको आपके तवज्जो से बता देता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले उन्होंने अपनी स्टेबिलिटी बतानी है बिजनेस की, और वो आती है जब आप टैक्स नेट के ऊपर आते हैं। जैसे मैंने स्टार्ट में भी बात की थी, यानी आप अपना टैक्स भर रहे हैं, सही है, आपकी एक बैंक स्टेटमेंट है, आपने एक अकाउंट खोला हुआ है, अकाउंट आराम से खुल जाते हैं, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, आपके अकाउंट खुल जाएंगे। अगर टैक्स में आप चले गए तो फिर तो बहुत आसानी से खुल जाते हैं। एंड देन फिर उस अकाउंट में ट्रांजेक्शन करें, चाहे 10,000 की करें, 5,000 की करें, 20,000 की करें, डेली पैसा आ रहा है, उस कैश को फ्लो को कैश अपने पास रखें, वो बैंक के पास दें, बैंक के थ्रू आप पेमेंटें करें, बैंक के थ्रू पैसा मंगाएं। तो बैंक जब आपकी स्टेबिलिटी देखता है तो बैंक को कंफर्ट जोन आना शुरू होता है। एंड देन उसके साथ में सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि आप फाइनेंसिंग छोटी मोटी या क्रेडिट कार्ड ज़रूर लें। क्रेडिट कार्ड ज़रूरी नहीं लें और ख़र्चा करने के लिए, वो आप पेट्रोल भरने के लिए ले सकते हैं, चीज़ें के लिए, रेस्टोरेंट जाने के लिए ले सकते हैं। आप तो डिस्काउंट भी इतने अच्छे बैंक देते हैं उनको यूज़ करने के लिए कि आप जाएँ 50% डिस्काउंट ले लें। तो जब आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो बैंक को ये आप पे ट्रस्ट इनेबल हो जाता है कि यार ये कस्टमर को पता है कि पेमेंट कब करनी है, मैं 30 दिन के अंदर मैंने पेमेंट करनी है, अगर मैं नहीं करूँगा तो एक कॉल आ जाएगी, और वो कॉल मुझे, और फिर बैंक के पास ECI भी है, वो और ट्रस्टवर्दी हो जाता है कस्टमर के, यार ये पेमेंट है, टाइम पे कर रहा है 2.5 साल से, जब इसकी पेमेंट नहीं कर रहा तो हमारी पेमेंट क्यों खाएगा। ये उसी ना जैसे आप किसी को लोन देते हैं, आप लोन किसको देंगे? आप मुझे तो लोन नहीं देंगे जुल्फ़िकार लहरी को, लेकिन आप अपने रिश्तेदार को या दोस्त को लोन दे देंगे, यानी इसको 10,000 रुपये दे देंगे कि यार मुझे पता है यार ये तो वापस लाके दे देगा मुझे, लेकिन जुल्फ़िकार लहरी को दिया, बंदा तो सही लग रहा है सूट बूट में, लेकिन 10,000 रुपये लेके गायब होगा, पता आएगा नहीं मेरे पास। तो बैंक भी यही डरते, बैंक कभी भी पैसा देने से घबराता नहीं है, वो चाहता है कि लोगों को मदद करे, इकॉनमी का साइकिल चलाए, एंड दे आर देयर, उनका पर्पज़ ही यही है, बैंक का पर्पज़ यही है। लेकिन उसके लिए स्टार्टअप्स को ज़रूरत है कि वो अपना NTN से स्टार्ट करें, अपनी बैंक स्टेटमेंट बनाएं, स्टेबिलिटी बनाएं, एंड क्रेडिट हिस्ट्री को बनाएं और मॉनिटर करें उसको। तो बैंक कभी भी आपको लोन देने से मना नहीं करेगा, बैंक आपको लोन देगा। और प्रॉपर्ली कि बैंक से कोशिश करें कि कैश पे ना जाए। अगर कोई भी बिजनेस फाइनेंसिंग कर रहे हैं या किसी से लेन देन भी कर रहे हैं तो सब कुछ डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए ना, कैश से ले लिया। डॉक्यूमेंट करेंगे तो उनका फायदा। लोग अक्सर कहते हैं जी टैक्स लग जाएगा, ये लग जाएगा, लेकिन आपने अगर नहीं करेंगे तो कल आपसे ज़्यादा बुरा फंसेंगे। आपको अगर अच्छा एक अपना बिजनेस चलाना है तो उसके लिए आपको इस नेटवर्क के अंदर आना पड़ेगा और इस साइकिल के थ्रू चलना पड़ेगा, जहाँ पर आपको जब आप मुश्किल वक्त में हो बैंक आपकी मदद कर सके, आपको लोन दे सके, आपकी LCR खुल सके, आपको बिजनेस फाइनेंस दे सके, आपको घर के लिए लोन दे सकते हैं, गाड़ी के लिए लोन ले सकते हैं। यू कैन डू मैनी थिंग्स सर इफ़ आपकी ये 2 चीज़ें मौजूद हैं, यानी
आपकी बिजनेस स्टेबिलिटी है, किस टाइमलाइन से आप काम कर रहे हैं, और आपका पेमेंट बिहेवियर कैसा है, आप पैसा वापस देने की सकत कितनी रखते हैं। मैं तो आपकी बात से समराइज करूंगा, जैसे आपने कहा कि बैंक को भी लोन चाहिए होता है, मतलब वो भी इन्वेस्टमेंट करता है। तो जब आपको अगर अपना प्रॉपर सिस्टम चलेंगे, इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, तो बैंक आपको सपोर्ट करेगा। जी बिल्कुल करेगा। जब इतना बड़ा बैंक को जब फाइनेंस चाहिए, उसको इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो आपको भी फ्यूचर में, तो फ्यूचर को देखते हुए आज अपनी डॉक्यूमेंटेशन को परफेक्ट रखें, मतलब प्रॉपर रखे। दूसरा बेनिफिट ये कि जो हमारी जो रिमिटेंस आती है, अगर आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो 0.5 का टैक्स कटता है। अगर आपकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो आपका 1 या 1.5% कटता है। एग्जैक्टली। अगर आप PCF का सर्टिफिकेट, मैं तो कहता हूँ बल्कि डॉक्यूमेंटेशन में ज़्यादा फायदा है। आप इसको जितना मनी को आप जो मनी लॉन्ड्रिंग, कल को आपने किसी को $2000 दिए, उसके बाद वो कहा गया, तो आप कहाँ उसको पकड़ते फिरेंगे। देखिए प्रॉब्लम है, जैसे पता है कि जब तक आप इस सिस्टम में नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, देन आप ये नहीं कह सकते, क्या कहते हैं कि बैंक हम पे ट्रस्ट नहीं कर रहा, लोन दे रहा। आपको एक दफा इस साइकिल में आना है। आपने अपनी स्टेबिलिटी कायम करनी है, आपने अपनी नेटवर्क शो करनी है, पेमेंट बिहेवियर शो करना है। आई कैन गारंटी यू कोई बैंक आपको लोन देने से मना नहीं करेगा, बल्कि बैंक आपके पीछे भागेगा, तहसीन भाई लोन ले लें, तहसीन भाई लोन ले लें। क्यों? वो आपसे 2-2.5% कमा रहा होता है। तो बैंक बोल रहा है जब मैं 2.5% कस्टमर से कमा रहा हूँ, तो मैं यार उसको लोन, वो तो लोन देना चाह रहा है, लेकिन अगर तहसीन, मैं एग्जांपल के लिए बात कर रहा हूँ, अगर तहसीन भाई की बैंक स्टेटमेंट ही नहीं है, नेट पेमेंट बिहेवियर ही खराब है, यानी उनको किसी बैंक ने पहले लोन दिया था आज से 3 साल पहले, उन्होंने पेमेंट ही नहीं की, तो अब वो कैसे लोन देगा? वो क्या यार मैं कैसे लोन दूं, तुमने पहले वाले के पैसे दिए, मेरे पैसे कैसे दोगे? और उनके पास अब सारा डेटा आता है। सो ये इंपॉर्टेंट है। ये साइकिल AI की वजह से ये नुकसान हुआ है कि या इंटरनेट की ऐसे कि पहले डेटा नहीं होता था, अब तो सारा डेटा इनके पास 1 क्लिक के ऊपर मौजूद है। देखिए बैंक्स के पास तो 3 से 4 तरीके कार हैं जहां वो आपकी डेटा चेक्स हैं, आपके ECI भी है आपके पास, जहां से वो आपकी कस्टमर की क्रेडिबिलिटी निकाल देता है, पेमेंट बिहेवियर को पता कर लेता है कि कैसा है कैसा नहीं है, या कितने लोन लिए हुए हैं। फिर वो आपका DBR निकाल के देख लेता है, यार ये कितनी सक्कत है, इसके लोन वापस दे सकता है नहीं दे सकता। यानी जितना जेब पे कम बोझ होगा, यानी आप घर चला रहे हैं और घर में आपके 5 लोग खाने पीने वाले, तो आपकी सैलरी पे बोझ आएगा। लेकिन अगर आप अकेले हैं तो आपकी वही सैलरी आपके लिए काफ़ी है। इसी तरह बैंक ये देखता है कि यार DBR अगर इसका कम है, यानी कि अगर ये 20% पे ऑपरेट कर रहा है, तो यार ठीक है इसको लोन दे दो, कोई मसला नहीं, ये क्या करेगा वापस देगा। लेकिन अगर उसका DBR ही 50% करीब है, तो यार ये तो इतना डीप प्रेशर में वैसे ही है, तो यार ये हमें बाद में तंग कर सकता है। तो फिर बैंक उसको बड़े लोन नहीं देते, फिर बैंक कहता है यार तुम मुझे छोटा लोन ले लो और फिर इसकी पेमेंट करके मुझे दिखाओ कैसे है। नहीं, बहुत कुछ और बहुत सारी चीज़ें समझ में भी आ गई जो मुझे भी काफ़ी कंफ्यूज करती थी। एक लोन का, एक फाइनेंस का, फिर वो कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर मार्केट, फिर ये क्रेडिट कार्ड, ये जो बैंक से कार्ड, बड़े बैंक से वो क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं दे रहे, और ये फाइनेंस क्या है। तो बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे और भी सवालों का लोग कमेंट्स करेंगे, तो मैं इंशाल्लाह आपको दोबारा ज़रूर बुलाऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी अगेन, थैंक यू वेरी मच, एंड आई एम वेरी प्रिविलेज्ड एंड फील्ड के यार मैं आपसे शायद आज पहली दफ़ा मिल रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपसे बहुत पुराना कोई जानता हूँ, ऐसा लगता है। एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आई विल बी वेरी हैप्पी कि आपसे दोबारा मुलाकात भी हो, और अगर बहुत से सवाल आते हैं तो आई विल बी देयर एंड जवाब दे। फिलहाल अभी तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।